आज हम लोग ऑब्जेक्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे. ओके, लिसन टू मी. Object. First, break the word object. Okay. When you break the word, जब हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ड को ब्रेक करेंगे तो हम लोग को सबसे पहला जो टर्म मिलेगा वो होगा ऑब, और जो दूसरा टर्म मिलेगा वो होगा जेक्ट. ऑब्जेक्ट. अब ये जो टर्म ऑब है, ऑब का मतलब क्या है? The term ob stands for over which. Over which. Over which. Over which. Okay. And ject stands for done. जो जेक्ट वर्ड है इसका मतलब क्या हो रहा है? डन. तो जो इसका डेफिनेशन हमको समझ में आ रहा है वो डेफिनेशन ये आ रहा है कि ओवर विच अ वर्क इज डन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. फर्स्ट डेफिनेशन इज over which a work is done. A work is done is called an object. The first question is what is an object? तो इसका रिप्लाई क्या मिल रहा है? इसका रिप्लाई यही मिल रहा है कि ओवर विच, जिसके ऊपर क्या हो रहा है? ए वर्क, कोई काम, इज डन, किया जाता है. ओके, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट इज द नेम ऑफ अ वर्ड. ऑब्जेक्ट क्या है? एक वर्ड का नाम है. इसका दूसरा भी डेफिनेशन हम लोग क्या देख सकते हैं? इसका दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है, ऑब्जेक्ट describes what is object describes what is affected by what is affected by the action of the verb. Affected by the action of the verb. देखो ये दो डेफिनेशन है. पहला डेफिनेशन ये आ रहा है कि ओवर विच ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो रहा है, हिंदी में तो कर्म हो गया, बट ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रामर का पार्ट है. समझ में आया? और जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. बट इन इंग्लिश हम लोग क्या देख रहे हैं? ओवर विच, मतलब जिस वर्ड के ऊपर क्या होगा? वर्क इज डन, वर्क किया जाता है, वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है ऑब्जेक्ट. अब उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है? ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स व्हाट इज अफेक्टेड बाय. व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वी ईट ब्रेड. ओके, तो ये जो इट है, ये इट क्या हो गया है? इट वर्ब हो गया है. वी क्या हो गया है? वी सब्जेक्ट हो गया है. और ब्रेड जो वर्ड है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ये ब्रेड वर्ड क्यों ऑब्जेक्ट हो रहा है? ये जो ब्रेड वर्ड है ना, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं?
ब्रेड खाते हैं, तो ये खाने का जो इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ रहा है? खाने का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ब्रेड के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए ये जो ब्रेड वर्ड है वो क्या हो रहा है? वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख रहा है? ओवर विच अ वर्क इज डन, दैट मीन्स ईटिंग इज अ वर्क। ये ईटिंग क्या है? एक काम है, बट द वर्क ऑफ ईटिंग इज डन ओवर ब्रेड। किसके ऊपर हो रहा है? ब्रेड के ऊपर हो रहा है। बात समझ में आया? इसलिए ब्रेड यहाँ पर क्या हो गया है? ब्रेड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। फिर दूसरा डिफिनेशन क्या इंडिकेट करता है, क्या हिंट्स करता है? ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स। ये जो ऑब्जेक्ट है ना ब्रेड, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्चुअली एक्शन क्या है? वर्ब ईट है, और इस वर्ब का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ब्रेड के ऊपर पड़ रहा है। तो आशा करते हैं कि ये दोनों डिफिनीशन से आपको एक हेल्प मिल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट पढ़ते समय दिमाग में एक बात रखना है, एक्चुअली जब हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस समय ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ग्रामर में। सब्जेक्ट तो सभी के दिमाग में रहता है कि हमेशा वर्ब के पहले आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आपको सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसके लिए कुछ क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो क्लियर रहेगा तभी आप समझ पाएंगे। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल स्टडी, ओके, डिटेल स्टडी बता रहे हैं। अब डिटेल स्टडी में सबसे पहले सपोज दैट यहाँ क्या आप लोग करना है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट को पढ़ते समय हम लोग को दिमाग में एक बात रखना है कि ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकल टर्म्स के साथ साथ एक वर्ड का नाम है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कि वी इट ब्रेड, तो वी यहाँ पर क्या हो गया? ये जो वर्ड है इस वर्ड का नाम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये जो वर्ड है इसका नाम क्या हो गया? वर्ब। और ये जो ब्रेड वर्ड है इसका नाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया? जैसे हम सभी का अपना एक नाम है, ठीक वैसे ही सिंटेक्स में, वर्ड ऑर्डर में, ओके, ग्रुप ऑफ सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर ग्रामर के हिसाब से हर वर्ड का अपना नाम होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, अब क्या हम लोग को देखना है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन, जो हम आपको क्या कर दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है? दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्लेस। प्लेस मतलब किसका प्लेस? तो ऑब्जेक्ट का प्लेस। ओके, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में क्या है? इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस बोलिए, या फिर इन अ स्टेटमेंट सेंटेंस, इन अ स्टेटमेंट सेंटेंस बोलिए, या फिर सेंटेंस बोल सकते हैं। इन अ स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। ये कॉन्सेप्ट हमको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो हमको आपको एक टर्म दिमाग में रखना है। क्या टर्म? सिंटेक्स है, और वो सिंटेक्स ऐसे है। क्या सिंटेक्स है? तो यहाँ पे टर्म आया सिंटेक्स का, सब्जेक्ट, वर्ब, और क्या टर्म आ गया? ऑब्जेक्ट। तो ये जो सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल में वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद
ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। अब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना, स्टेटमेंट सेंटेंस ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस ले रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ लिखें सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, ओके, तो ये तो एक्शन हो गया। कुकिंग क्या हो गया, ये तो वर्ब हो गया। कुकिंग करने का काम कौन कर रही है, सी कर रही है, इसलिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये कुक करने का इफेक्ट, बनाने का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, कुकिंग का काम जो रहा है उसका इफेक्ट सी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, फूड के ऊपर पड़ रहा है। तो ये वर्ड क्या हो गया, इस वर्ड का नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का, वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि ये समझ में आ गया तो फिर ऑब्जेक्ट को लेके कभी डाउट नहीं होगा, ध्यान देना है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि कैसे आप सेंटेंस में पहचानोगे कि वो पर्टिकुलर वर्ड सब ऑब्जेक्ट ही है। पर्टिकुलर वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानना है, तो देखो पहला टर्म ये आ रहा है कि आस्क ए सुटेबल क्वेश्चन। आस्क ए सुटेबल क्वेश्चन बाय, किसके द्वारा करना है, तो आपको सुटेबल क्वेश्चन करना है। पहला यूज़ करना है एक WH वर्ड जो है व्हाट, और दूसरा क्या है whom। व्हाट और whom, आपको व्हाट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और whom से भी कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा देर बताऊंगा किसके साथ व्हाट लगेगा और किसके साथ whom लगेगा। और उसके बाद जो भी रिप्लाई आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा, द रिप्लाई विल बी एन ऑब्जेक्ट। जो भी रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, वो गिवन सेंटेंस का। इसमें एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ये भूल नहीं होना चाहिए। क्या, योर रिप्लाई, दैट मीन्स योर आंसर, योर आंसर must be taken from your given sentence, not from outside। ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि जो भी रिप्लाई होगा, क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसलिए कि हमको उसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड में जाकर एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यही वर्ड है जो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमको बाहर से लेने का मतलब क्या है, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है कि क्वेश्चन करना है, लेकिन योर आंसर मस्ट बी टेकन फ्रॉम योर गिवन सेंटेंस, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट और whom। अब जरा देखते हैं, दो ठो WH वर्ड दिया है, दो ठो WH वर्ड है। अब पहला वर्ड दे दिया है whom, और दूसरा वर्ड है व्हाट। इन्हीं से हमको क्वेश्चन करना है, दूसरे किसी WH वर्ड को यूज नहीं करना है, याद रहे, बस केवल यूज करना है whom और व्हाट। इसके अलावा दूसरा कोई भी WH वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, अदरवाइज मिस्टेक होगा। बस यही दो ठो वर्ड को, दो ठो ग्रुप WH वर्ड को अलाउ किया गया है।
इनसे आपको क्वेश्चन करना है, इनसे आपको क्वेश्चन करना है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि whom का यूज किसके साथ करेंगे और what का यूज किसके साथ करेंगे। तो whom जो है हमेशा पर्सन के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए। और what जो यूज होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? नॉन पर्सन के लिए। ये ध्यान रखना है, whom का यूज पर्सन के लिए और what का यूज नॉन पर्सन के लिए। ओके, आप ये भी कर सकते हो whom it is used for person, और फिर इसका क्या कर दिए? what it is used for non person। पर्सन कहने का मतलब क्या? पर्सन कैटेगरी में क्या होगा? केवल ह्यूमन बीइंग्स आएंगे, बाकी जितने भी रेस्ट हैं, रिमेनिंग्स जो भी आएंगे, सबको हमको किस कैटेगरी में डाल देना है? नॉन पर्सन में। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी चीज को समझाने के लिए। ओके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल आया, शी गेव मी ए पेन। शी गेव मी ए पेन। अच्छे से हम लोग काम करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? सी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब के साथ साथ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? सेकेंड फॉर्म हुआ है। तुरंत हमारा ध्यान जाएगा कि ये किस टेंस में, तो टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ये तुरंत पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि पास्ट में ये किसका है? तो पास्ट में ये किसका है? कौन सा पास्ट है भाई? सिंपल पास्ट, गेव। समझ में आया? थोड़ा सा इस गेव के स्ट्रक्चर को भी हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो गेव वर्ड है ना, पहले डिड है और उसके बाद फिर क्या है? गिव। डिड प्लस गिव इज इक्वल टू गिव। ये जो गिव है ना, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ओके, अब इसके बाद ये जो मी है, मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट हो रहा है, और ई पेन ये भी ऑब्जेक्ट हो रहा है। ओके, मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग को, और पेन न्यूटन। मतलब क्या है? ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नॉन पर्सन को। बात समझ में आया? तो जब इसके लिए हमको क्वेश्चन करना होगा तो हमको क्या यूज करना होगा? व्हाट। और जब इसके लिए मेरे को क्वेश्चन करना होगा तो क्या यूज करेंगे? ओके, अब क्वेश्चन करने का भी क्या होता है? कुछ मेथड है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसके बाद से क्वेश्चन करने का तरीका बतलाता हूँ। सपोज दैट सबसे पहला जैसे इस सेंटेंस का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंटेक्स, तो दिखाई देगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, और उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ थोड़ा देखते हैं, इस वर्ब को ब्रेक करेंगे तो अपने को दो वर्ब दिखाई देगा, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट वाले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे हम लोगों को यस नो क्वेश्चन बनाना चाहिए और कैसे बनता है। कुछ नहीं करना, यदि आप सब्जेक्ट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए, तो इसके बाद जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो यस नो क्वेश्चन होगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे हो रहा है? डिड सी गिव मी ए
पेन। एक बात और हम लोग को दिमाग में रखना है, वो ये बात है कि जब भी ये डी वर्ब आ गया, डी वर्ब करने का मतलब क्या है? डी वर्ब का मतलब डू हो गया है, डी वर्ब का मतलब क्या हो गया? डज हो गया है, और डी वर्ब का मतलब क्या हो गया? डिड हो गया। तो इनके बाद जब कोई सब्जेक्ट यूज होगा और उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो हमेशा उसका कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं कि जब इस डिड का यहाँ यूज हुआ है, ये डिड यहाँ यूज हुआ है, तो ये गेव नहीं रहा, ये किस फॉर्म में आ गया? वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? फर्स्ट फॉर्म। जबकि यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये सेकेंड फॉर्म। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब चूंकि ये मी है, ये पर्सन है, तो आप क्वेश्चन करोगे तो किससे क्वेश्चन करोगे? होम से। और ये पेन है, ये क्या है? ये नॉन पर्सन है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन करना है, तो आप किससे क्वेश्चन करोगे? वर्ड से। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हटा देंगे अपने क्वेश्चन से, ठीक है? थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ सफा करना पड़ेगा। अब जब क्वेश्चन होगा तो सपोज दैट हम पहले होम से क्वेश्चन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? होम डिड सी गिव ए पेन? किसको पेन दिया? तो रिप्लाई यहीं से मिल जाएगा, मी को। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? मी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रूफ हो गया। फिर अब पेन को लेके क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन क्या रेज होगा? व्हाट डिड शी गिव मी? तो इसका आंसर क्या मिल गया? क्या दी है? तो रिप्लाई क्या मिलेगा? ए पेन। दोनों से हम लोग क्वेश्चन किए और हम लोग को क्या मिला? रिप्लाई मिला। दैट मीन्स इस सेंटेंस में जो थोड़ा देर पहले सेंटेंस था कि सी गेव मी अ पेन, ठीक है, सी गेव मी अ पेन, जहाँ पर सी क्या हो गया? सी सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट 1 और ए पेन ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट 2। जो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन करके यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल वे है, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ठीक है? उसको आप लोग देखिए, ओके? क्या सिंपल वे है? देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस हमारे पास आया, कोई भी एक सेंटेंस आप लिए, तो उस सेंटेंस का क्या हो रहा है? एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आ रहा है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो इस ऑर्डर में, इसका ऑर्डर हो रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप बोल सकते हैं अदर वर्ड्स या फिर रेस्ट पार्ट, और फिर उसके बाद क्या मार्क कर दिए? फुल स्टॉप। अब यहीं पर ये जो वर्ब है ये वर्ब ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या टर्म आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा टर्म क्या आएगा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
अब ये तो क्या था, ये जो सेंटेंस था ये क्या हो गया है, ये स्टेटमेंट हो गया है। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब यहीं पर मुझे क्या करना है, यस नो क्वेश्चन बनाना है। यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को इसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब प्लस, उसके बाद फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर क्या हो गया, मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, रेस्ट पार्ट, और उसके बाद फिर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर यहाँ लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, रेस्ट पार्ट का पोजीशन सेम है, कुछ नहीं हुआ है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मेन वर्ब है, इसके मिडिल में हम लोग किसको लाके पुट कर दिए, सब्जेक्ट को। देख सकते हैं जो सब्जेक्ट को कहाँ पुट करेंगे, जब सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच मिला के पूरे सेंटेंस को कॉपी कर देंगे, एज इट इज कर देंगे, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होगा उस क्वेश्चन को हम लोग कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, यस नो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का मैं तरीका बतला रहा हूँ। अब इसके बाद विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड, आपको WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आया। जो WH वर्ड बताए हैं अभी, क्या बताए हैं हम, तो बताए हैं एक व्हाट और दूसरा क्या बताए हैं, हूँ। उन दोनों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले बैठा देना है और पूरा सेंटेंस को कॉपी कर देना है। जैसे व्हाट और whom दोनों में से कोई भी एक जो भी लगा, व्हाट लगा तो व्हाट और whom लगा तो whom आप बैठा लिए, और उसके बाद से फिर आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लगा व्हाट लगना चाहिए तो व्हाट लगा लिए, आपको लगा whom लगना चाहिए तो whom लगा लिए। फिर उसके बाद आप क्या कर देंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर क्या कर देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट के बदले यदि व्हाट यूज कर रहे हैं आप, व्हाट यूज कर रहे हैं तो व्हाट के बदले जो ऑब्जेक्ट, जो वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, सपोज्ड ऑब्जेक्ट होगा, उसको हटा देंगे और उसको हटाने के बाद क्वेश्चन करेंगे। whom से क्वेश्चन कर रहे हैं तो whom से जब क्वेश्चन करेंगे तो whom क्या हो रहा है, whom जो है किसी पर्सन के बदले आएगा, तो उस पर्सन वाले ऑब्जेक्ट को हटाकर तब फिर क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये मेथड रहा है क्या करने का, क्वेश्चन करने का। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसका जो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये समझ में आ गया तो फिर ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, पहले थोड़ा सा इसका दो टॉपिक है, एक फॉर्म्स है, दूसरा काइंड है। ये बता लेने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मुझे ये बताना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ही नहीं बताना है, मुझे ये भी बताना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तभी आपको ग्रामर का कुछ भी समझ में आएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आपको कुछ भी पढ़ाया जाएगा ग्रामर में कभी नहीं समझ में आने वाला है। हाँ, पेज भरेगा, समझ में आया, पेज भर जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन तो मेरे को मिल गया, लेकिन जब आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको उसको यूज़ करना होगा, तब आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये अल्फ़ाबेटिकल इन्फॉर्मेशन है। दिस ऑल आर द अल्फ़ाबेट्स। जैसे 26 लेटर्स हैं एक अल्फ़ाबेट में, ठीक वैसे ही ये सब क्या है, ये सब ग्रामर के क्या है, एक एक लेटर, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, अब जो टर्म आ रहा है
वो है काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, वो है काइंड्स। किसका काइंड्स, तो काइंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हैज, नॉर्मली यहाँ पर जो हमको समझना है वो फिलहाल जो हम लोग जानते हैं दो, समझ में आया। मैं दो के अलावा भी इसका काइंड्स बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग को क्या होता है, यूज में दो ही बताया जाता है, बाकी और भी है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल यहाँ पर यही बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट हैज टू काइंड्स, देखिए पहला क्या है, पहला जो आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जितने भी नॉन पर्सन हैं सब डायरेक्ट हो गए, और जो इनडायरेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पर्सन हो रहा है। ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत लगेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ऑब्जेक्ट वर्ड जो है ना, ये पर्टिकुलर ये जो ऑब्जेक्ट वर्ड है हिंदी में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, किसी वस्तु को बतला रहा है, किसी थिंग्स को बतला रहा है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब एम भी होता है, उद्देश्य भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जितना भी डिक्शनरी मीनिंग है वो मीनिंग कहीं भी किसी पर्सन के पास नहीं जा रहा, वो किसके पास जा रहा है, किसी नॉन पर्सन के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आया। तो नॉन पर्सन जो क्या है इसके फैमिली से है, डायरेक्ट है, समझ में आया। इसलिए जितना भी नॉन पर्सन है वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन पर्सन जैसे कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट, जैसे यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि he told me a story, समझ रहे हैं। तो told यहाँ पर क्या हो गया, told यहाँ पर वर्ब हो गया, he यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, me यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोरी यहाँ पर क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये क्या हो गया, ये आपका पर्सन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नॉन पर्सन हो गया। अब देखिए ये जो नॉन पर्सन है ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ये भी सीखने को मिल रहा है कि हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखना है, समझ में आया। तो मेन जो टॉपिक था, जैसे देखिए मी और स्टोरी, स्टोरी क्या हो रहा है, स्टोरी नॉन पर्सन हो रहा है, इसलिए क्या है, मतलब डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फैमिली से है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन मी क्या है, पर्सन कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। पर्सन क्या हो सकता है, पर्सन हमेशा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन पर्सन क्या है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसको हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन रियल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इनडायरेक्ट हो रहा है। डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट हो रहा है और इनडायरेक्टली ये हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट कैटेगरी में डाले हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट कैटेगरी में डाले हैं। और समझने के लिए नॉर्मल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी पर्सन होगा सब इनडायरेक्ट होगा और जितना भी नॉन पर्सन होगा वो डायरेक्ट होगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद इसका जो है क्या है, थोड़ा इसका फॉर्म्स भी देख लेते हैं। ओके, जो 5th पॉइंट है वो है फॉर्म्स। तो ऑब्जेक्ट हैज 2 फॉर्म्स। जैसे
हम लोगों में क्या होता है, मेल फीमेल 2 फॉर्म हो गया। ठीक वैसे ही जो ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस में क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब उस वर्ड्स का क्या है, हर वर्ड का अपना नाम होगा। जैसे यदि सिंटेक्स के हिसाब से देखें, स्ट्रक्चर के हिसाब देखें तो क्या हो रहा है, एक वर्ड का नाम हो गया सब्जेक्ट, दूसरे वर्ड का नाम हो गया वर्ब, तीसरे वर्ड का नाम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और डॉट 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 हम कर दे रहे हैं समझने के लिए। समझ में आया? तो ये जो ऑब्जेक्ट, जिस वर्ड का नाम हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो यदि हम उसका फॉर्म्स देखें, क्या देखें, उसका फॉर्म्स देखें, तो हमको दिखेगा कि वो या तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, और नहीं तो वो वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। बात समझ में आया? इसका एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, टॉम killed a snake। ओके, अब देखो किल्ड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गया, टॉम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और स्नेक यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये स्नेक क्या हो रहा है, नेम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका जो फॉर्म्स होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा, समझ में आया, नाउन होगा। फिर जैसे मान लो हम लोग बोले कि माई ग्रैंड मदर ओके टोल्ड मी अ स्टोरी, तो माई ग्रैंड मदर क्या हो गया, माई ग्रैंड मदर ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ओके, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और स्टोरी ये भी क्या हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट हो रहा है। मी जो है क्या है, मी जो है यहाँ पर क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आफ्टर वर्ब फॉर्म है। बात समझ में आया? तो मी यहाँ पर क्या हो रहा है, मी यहाँ पर, मी आप कह सकते हो पर्सन है, समझ में आया? और पर्सन बने, पर्सन है ही है, लेकिन ये क्या है, ये प्रोनाउन है। मी क्या है, प्रोनाउन है, और स्टोरी यहाँ पर क्या है, नाउन है। दैट इज इनफ। ओके, थैंक यू।